हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पढ़ंतु ऑनलाइन। तो हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे, तो हम लोग अभी फिर उसी को स्टार्ट करेंगे। संस्कृत व्याकरण में हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि में हम लोग ने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ लिया था डिटेल्स में। आज हम विसर्ग संधि पर बात करेंगे। तो आप लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि, अगर आप लोग इस लेक्चर को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप लोग पिछला लेक्चर देख ले, वर्ण और स्वर संधि व्यंजन संधि, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। और व्याकरण एक्चुअली सारे क्लासों के लिए होता है, लेकिन 10th में संस्कृत मोस्ट हो जाता है, तो इसलिए 10th वालों को तो अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो आइए हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं। संस्कृत व्याकरण तो आज हम पढ़ेंगे विसर्ग अनुस्वार संधि। मैंने स्वर संधि पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गया है। व्यंजन संधि कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ रहे हैं अनुस्वार संधि। और हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि संधि के जस्ट बाद हम प्रत्याहार पद और प्रत्याहार चालू करेंगे, जिसमें लकार वगैरह पढ़ाएंगे, कारक पढ़ाएंगे। तो वो सारे लोगों के लिए मस्ट है। तो आप लोग मेरे साथ लेक्चर के साथ बने रहना है, ताकि आप लोग लकार वगैरह अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए अनुस्वार संधि पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ण के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में म आए उसके बाद कोई भी व्यंजन आए, तो म का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे प्रथम प्लस लिख, प्लस लिख, पत्रान लिख। अब देखिए, इसके अंत में म है, इसके शुरू में क्या है, व्यंजन है, तो म का उच्चारण क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। तो इसी तरीके से अगर किसी शब्द के अंत में म हो और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए, तो म का अनुस्वार हो जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के प्रकार। व्यंजन संधि के प्रकार।
तो इसमें चुत्व संधि फर्स्ट है, सेकेंड है षटुत्व संधि, थर्ड है जसत्व संधि। इसको हम आप लोगों को अपने नोट में से लिखा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और अच्छे से, क्योंकि व्याकरण बहुत विस्तृत है। इसका हो जाएगा अस्तो षट नाष्टु, और इसका हो जाएगा झालम जसो ते। इसी का ये संस्कृत में हो जाएगा। तो ये व्यंजन संधि के प्रकार है। अनुस्वार संधि को मैंने लिखा दिया है। तो व्यंजन संधि का प्रकार क्या होता है, उसे किस तरीके से कर सकते हैं विभाजित, तो नियम वगैरह लिखना ज़रूरी है, इसलिए हम आप लोगों को ये लिखवा रहे हैं। चलिए, आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। संस्कृत में संधि के इतने व्यापक नियम हैं कि सारा वाक्य को संधि करके एवं शब्द रूप में लिखा जा सकता है। संस्कृत में संधि के इतने व्यापक नियम हैं, इतने अच्छे नियम हैं कि सारा वाक्य को संधि करके एक साथ लिख सकते हैं। इतना संधि को हम याद रखें और सबको एक साथ सूत्र के रूप में याद रखें, बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए, इसको हम इस सारे संधि को एक शब्द रूप में कैसे लिख सकते हैं, संधि रूप में कैसे लिख सकते हैं, आइए हम दिखाते हैं। तत्सत, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। मुपकार, मुपकार कारक माचार्य, माचार्य माँ लोग के श्रवस भाव ना या, ये संस्कृत का एक श्लोक के रूप में हो गया जिसमें सारे संधि उपस्थित हैं। कैसे? अर्थात आप पूछिएगा कैसे? ततः तम उपकारकम, ततः तम उपकारकम आचार्यम, आचार्यम आलोक्य, आलोक्य ईश्वर, ईश्वर भावन्या, भावन्या
इसमें सारे संधि उपस्थित हैं। तत्तम उपकारकम आचार्यम आलोक्य ईश्वर भावनाएं इतने व्यापक नियम हैं कि इसमें सारे को भी हम संधि करके लिख सकते हैं। ये सूत्र जो है बहुत ही व्यापक है, तो आप लोग इस सूत्र को लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे व्यंजन संधि के नियम पे। किसी चीज़ को स्वर संधि होने के लिए, व्यंजन संधि होने के लिए या पहचानने के लिए कोई ना कोई नियम तो होता होगा। वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, हम कैसे पता जान सकते हैं कि कौन सा स्वर संधि है, कौन सा व्यंजन संधि है। तो अभी हम जितना भी लेक्चर पढ़ा रहे हैं वो अपने संस्कृत के नोट से पढ़ा रहे हैं, जो कि हर लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सटीक शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग समझिएगा। चलिए तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं व्यंजन संधि के नियम की तरफ। व्यंजन संधि के नियम क्या हैं? अगर हम इसको परिभाषित करने लगेंगे ना तो व्यंजन संधि बहुत लंबा हो जाएगा। इसको डिफिनेशन से समझ में आना जरूरी नहीं हो पाएगा। डिफिनेशन से आप लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि यहाँ हर कदम पे शब्द चेंज हो जा रहा है, हर कदम पे मीनिंग चेंज हो जा रही है। तो इसको आप लोगों को उदाहरण से हम समझाएंगे और आप लोग नोट करके 1 बाय 1 उदाहरण नोट करिएगा। उसमें आप लोग डिफरेंस देखिएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। आई होप सो आप लोग डिफरेंस देख पाइएगा और समझ पाइएगा। तो नंबर 1 में ग्रामम, जनरली जो शब्द ज़्यादा उपयोग में आता है वही हम लिखते हैं। अटति इक्वल टू ग्रामम टतति। देखिए ग्रामम प्लस अटति, इसमें क्या है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सेकेंड इसी का है देवम प्लस वंदते, देवम प्लस वंदते इक्वल टू देवम वंदते। अब देखिए हमने पढ़ाया था इससे पहले में अनुस्वार संधि के समझने के लिए हमें व्यंजन संधि का नियम को समझना पड़ रहा है कि अगर किसी भी शब्द के लास्ट में म हो और शुरू में, मतलब दूसरे शब्द के शुरू में व्यंजन संधि हो तो उसका क्या होता है उच्चारण, अनुस्वार। तो यहाँ अनुस्वार आ गया तो देवम वंदिते। ठीक है, सेकेंड नंबर इसका लिखिए ग्रामात जोड़ आगच्छति, इक्वल टू ग्रामाक्षति, ग्रामादाक्षति, ग्रामात प्लस आगच्छति इक्वल टू क्या हो गया, ग्रामा, आ का क्या उच्चारण हो गया, दो। तो अगर क्या हुआ, व्यंजन के लास्ट में व्यंजन है, शुरू में स्वर है, तो उच्चारण दा हो गया। यही व्यंजन संधि का, अनुस्वार संधि को समझने का और व्यंजन संधि के नियम को समझने यही है कि आप ये देखिए कि किस चीज़ के उच्चारण से क्या इसमें परिवर्तन आ रहा है, किस चीज़ को जोड़ने से क्या परिवर्तन आ रहा है। तो यही परिवर्तन सबसे मोस्ट है। प्लस इसमें देख लीजिए अस में
अस्मयक जोड़ आ सभ्य सम्यगा सभ्य गा। देखिए इसका उच्चारण फिर बदल गया। अब नंबर 3 इसका हम जल्दी जल्दी लिखवा देने, आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नंबर 3 सन प्लस जोड़ सन जोड़ अच्युत, सन जोड़ अच्युत इक्वल टू सन च्युता। अस्मिन जोड़ अरण्य अस्मरण्य। नंबर 4 छात्रान छत्रान जोड़ तान छत्रान। 5वां अपशयत जोड़ लोक इक्वल टू अपस ललौका। कॉमा इसी का है। तान जोड़ लोकान इक्वल टू छठा नियम एतत् जोड़ श्रुत्वा एत श्रुत्वा। इसे आप लोगों को नोट करना है। वृक्षा जोड़ छाया इक्वल टू वृक्ष छाया। 7वां नियम है इसका अवदत जोड़ च अवदत सी का है सट जोड़ माशा इक्वल टू समाशा। इसी का 8वां नियम है सम्यक जोड़ हतः सम्यक या फिर कह दीजिए सम्यग्हतः। ये 8 नियम है इसका।
व्यंजन संधि का नियम जो है ये 8 है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग विसर्ग संधि पे चलेंगे। तो ये व्यंजन संधि का नियम था। विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम देखेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्यंजन संधि का यही नियम था कि अगर ये जोड़ होता है तो ये शब्द बनेगा, ये जोड़ते हैं तो वो शब्द बनेगा। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे यहाँ पीछे लिख लीजिए विसर्ग संधि। अभी हम लोग व्यंजन संधि का ही नियम पढ़ रहे थे जो था अनुस्वार संधि। तो अभी हम चलते हैं विसर्ग संधि पे। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निश जोड़ चय बराबर क्या हो गया, निश्चय। तो ये आकार का जो विकार उत्पन्न हुआ वो है। अब चलिए विसर्ग संधि के पहले विसर्ग संधि के लिए भी कुछ नियम है और विसर्ग संधि के प्रकार। चलिए पहले विसर्ग संधि के प्रकार। विसर्ग संधि के प्रकार, एक्चुअली विसर्ग संधि ना 7 प्रकार के होते हैं। तो हम सबके डिफिनेशन के साथ एक एक करके लिखा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। नंबर 1, विसर्ग संधि के पहले अगर विसर्ग संधि के पहले अगर ओ या बाद में ओ आए ओ या बाद में ओ आए अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्गों के तीसरे चौथे अथवा या पांचवें लिखिए, या पांचवें स्थान पर पांचवें स्थान पर पांचवें वर्ग में या स्थान में वर्ग में य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का
ऊ हो जाता है। जैसे मन जोड़ अनुकूल, मन जोड़ अनुकूल, मनोकूल। जैसे मनोजोड़ अनुकूल मनोकूल। चलिए आगे चलते हैं। नंबर सेकेंड, आप लोग इससे पहले व्यंजन विसर्ग संधि का भेद लिख लीजिए। सत्तु, दूसरा उत्तु, तीसरा सत्तु उत्त, तीसरा है ऋतु, ऋतु, चौथा है विसर्ग लोप, विसर्ग लोप। ये 4 प्रकार है विसर्ग संधि का। नंबर सेकेंड नियम इसका पढ़िए। विसर्ग से के पहले अगर अ या आ हो तो ओ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो वर्ग के तीसरे, सब में वही नियम है, तीसरे, चौथे या 5वें स्थान पर य र ल व ह, इसमें हो जाएगा य र ल व एंड ह, एक शब्द बढ़ गया। हो में से कोई विसर्ग हो तो उच्चारण क्या होगा? र अथवा र होगा। जैसे नि जोड़ आहार इक्वल टू निराहार, नि जोड़ आहार इक्वल टू निराहार। नि जोड़ धन, धन इक्वल टू क्या होगा? निधन, धन, निर्धन। तो ये है सेकेंड नियम। अब इसका थर्ड नियम चलिए पढ़ते हैं। इसका विसर्ग संधि का बहुत नियम है, 8 नियम है। तो थर्ड नियम है यही, विसर्ग के पहले तो आप लोग देख रहे हैं तीसरा नियम, चौथा नियम, पांचवा नियम, छठा नियम, सातवां नियम लिख दिए हैं। अगर हम इसको आप लोगों से टाइम ले लेके लिखते तो बहुत लंबा चला जाता, इसलिए मैंने लिख दिया है। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। तो ये तो क्लियर है। जैसे निश्चोड़ चल, निश्चल, स हो गया तो श हो जाता है, आधा स हलंत हो जाता है।
विसर्ग के बाद तो या सौ हो तो विसर्ग का सौ हलंत बन जाता है। जैसे नमः, नमः जोड़ते, विसर्ग किसे कहते हैं? ये अनुस्वार जो है वो तो हो गया नमस्ते। विसर्ग के पहले, पांचवा नियम, विसर्ग के पहले ई ऊ, बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई हो तो विसर्ग का श हलंत, मूर्धन्य स जो होता है, मूर्धन्य स हलंत बन जाता है। जैसे देखिए निश जोड़ कलंक, क्या है? क ख कुछ भी हो तो क्या हुआ? निष्कलंक, श आ गया। और छठा नियम, विसर्ग के पहले अ आ बाद में अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग लोप हो जाता है। जैसे देखिए नि अ आ गया प्लस रोग आ गया ना, अब बाद में अन्य स्वर कोई स्वर है तो क्या हो गया? निरोग, लोप हो गया विसर्ग। विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो बदलाव नहीं होता है। तो इसमें तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो अंत जोड़करण अंतकरण, इसमें बदलाव नहीं हुआ। तो ये विसर्ग संधि के सारा भेद था। तो आज आप लोगों ने संधि पढ़ लिया है, कल हम लोग पद पढ़ेंगे और पद के साथ साथ हम लोग लकार कारक वगैरह पद में ही आ जाता है, तो सबको हम साथ में पढ़ते हुए, लकार कारक लंबा चैप्टर चलेगा तो लकार कारक वगैरह साथ में पढ़ते हुए हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो पूरा संस्कृत व्याकरण हमको ख़त्म करना है, तो आप लोग देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिन बिहार बोर्ड के बच्चों के संस्कृत पढ़ना ज़रूरी है वो अगर लेक्चर को देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और आगे से अगर हम साथ साथ आप लोग रहते हैं, हम लिखते रहते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम में आप लोगों को लिखा हुआ मिले। चलिए इसी के साथ